हाय गाइस। तो पहले तो कल के लिए सॉरी, ठीक है कि कल मैं थोड़ा ना, कल अचानक से बहुत ज़्यादा ना मेरा तबीयत लाइक ख़राब लग रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था, थका हुआ लग रहा था, ठीक है। तो इसलिए ना मैं कल अच्छे से क्लास करा नहीं पाया। तो कोई ना, आज एकदम अच्छे से क्लास करेंगे। और बोल रहे हैं कि हम लोगों का ये पहले तो वेलकम कर लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। ये चैनल में हम लोग से इंटर ऑडिट के लिए रेगुलर बैच ले रहे हैं फॉर May 25 एंड September 25 स्टूडेंट। हम लोगों का ये लगभग अभी ये चैप्टर 11 का आधा लगभग खत्म हो चुका है। अभी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होगा और फिर ऐसे 210 स्टार्ट होगा, ठीक है। देखते देखते हम लोग बहुत कुछ कर लिए, ठीक है, बहुत आगे बढ़ गए हम लोग। अ, अभी कुछ ही दिनों, आज कौन सा तारीख है? आज 18 तारीख है ना। आज 18 तारीख है, तो कुछ ही दिनों में हम लोगों का बैच भी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोगों का रिवीजन बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। तो रिवीजन बैच में क्या करेंगे हम लोग? रिवीजन करेंगे ऑब्वियसली। ये भी बोल रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, पहले स्टार्ट कर लेते हैं प्रोफेशनल स्किप्टिसिज्म से। प्रोफेशनल स्किप्टिसिज्म, ठीक है। प्रोफेशनल स्किप्टिसिज्म। अभी प्रोफेशनल स्किप्टिसिज्म मतलब क्या है कि लाइक ये क्या है ना, ये है रिकॉग्नाइजिंग, ओके, द ऑडिटर shall plan and perform an audit with professional skepticism, recognizing that circumstances circumstances may exist that cause the financial statement to be materially misstated। इसका मतलब क्या है कि ऑडिटर जब प्लानिंग कर रहा है फॉर ऑडिट, मेटेरियली मिस्टेटेड। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि ऑडिटर जब प्लानिंग कर रहा है तो उसके माइंड में ये रहना चाहिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज मतलब ये रहना चाहिए कि वो रिकॉग्नाइज कर सके दैट सर्कमस्टेंसेस मे एग्जिस्ट, मतलब सर्कमस्टेंसेस मे एग्जिस्ट दैट कॉज द फाइनेंशियल टू बी मेटेरियली मिस्टेटेड, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म includes being alert to, ठीक है। मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू किस किस के
किस किस चीज को लेके इंक्लूड करते हैं? ऑडिट एविडेंस, कोई अगर ऑडिट एविडेंस हुआ जो कि कंट्राडिक्ट कर रहा है, ऑडिट एविडेंस दैट कंट्राडिक्ट अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। ठीक है, ऑडिट एविडेंस दैट कंट्राडिक्ट अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। दूसरा क्या है? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन that brings into question the reliability, into question the reliability of documents and responses to inquiries to be used as audit evidence। Audit evidence, ठीक है। तीसरा क्या? Conditions that may indicate possible fraud, that may indicate possible fraud। ठीक है, conditions that may indicate possible fraud, circumstances that suggest the need for audit procedures in addition to those required by the SS, required by the SS। ठीक है, तो मतलब इतना ही है। Sorry। तो क्या है, लाइक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब क्या है कि ऑडिटर शुड रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट कि ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो सकता है जिससे ये हो सकता है कि जो पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो हो सकता है, मे एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अभी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वो कुछ कुछ चीजों को लेकर मतलब अलर्ट होने के लिए बोलता है। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, मतलब कुछ कुछ चीजों को लेकर अलर्ट होना बोलता है, जो कि है ऑडिट एविडेंस दैट कंट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस, कंट्राडिक्ट अदर ऑडिट एविडेंस। ठीक है, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन लाता है? द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा आया कि वो क्वेश्चन ला दे रहा है कि रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेके, एंड रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज, मतलब ये ऑडिटर को, ये ऑडिटर शुड अलर्ट फॉर दिस थिंग,
मतलब ऑडिटर को ये सब चीजों को लेके अलर्ट होना चाहिए, ठीक है? क्या उधर कोई ऐसा ऑडिट एविडेंस है जो कि दूसरे अदर ऑडिट एविडेंस पे कंट्राडिक्ट कर रहा है, या फिर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसी का रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है? फिर क्या है? कंडीशन दैट मे इंडिकेट पॉसिबल, मतलब अगर कोई कंडीशन है कि भाई ऑडिटर अलर्ट रहो कि वो सारे कंडीशंस को लेके जो पॉसिबल फ्रॉड को इंडिकेट कर सकता है। और क्या है? सर्कमस्टेंसेस दैट सजेस्ट द नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन, मतलब जो स्टैंडर्ड में लिखा है वो तो करना ही है, उसके साथ साथ भी ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस है क्या जो ये रिक्वायर कर रहा है या फिर सजेस्ट कर रहा है दैट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म, ठीक है? और ये जो हम लोग कर रहे हैं ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये किस लिए कर रहे हैं? मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट इज नेसेसरी if the auditor is to reduce the risk of is to reduce the risk of overlooking unusual circumstances, ठीक है? over generalizing when drawing conclusions from audit observation. Using inappropriate assumptions in determining the NTE of the audit procedures and evaluating the result thereof. ठीक है? तो ये जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है ना, तो वो मतलब ऑडिटर अगर ये सारे जो तीन रिस्क है उसको अगर कम करना चाहे,
मतलब कम करना चाहता है, जो कि नॉर्मली चाहता ही है ऑब्वियसली, तो उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करना चाहिए, मेंटेन करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या है, वो तीन मतलब रिस्क क्या क्या हो सकता है कि जो अनयूजुअल सर्कमटेंसेस है उसको ओवरलुक ना करें, ठीक है। कि भाई अनयूजुअल है, लाइक नॉर्मल हर हर महीने नॉर्मल 50,000 या 60,000 का पेमेंट होता है, अचानक से 1.5 लाख 2 लाख का पेमेंट हुआ, तो कैसे हुआ? तो वो क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए देखने के लिए उसको। फिर क्या है, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग, मतलब अगर कुछ ऑब्जर्वेशन है, सोचिए कि 10 लोन है, उसमें से 6 लोन का ऐसा हुआ कि उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई ठीक है 4 लोन का ऑब्वियसली हो गई, ठीक है। आप 9 लोन है, आप 1 लोन का फिर भी मतलब करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप एक बार के लिए ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप 40% चीज को छोड़ नहीं सकते ना। फिर क्या है वो, यूजिंग इनअप्रोप्रिएट एजम्पशन, मतलब इनअप्रोप्रिएट एजम्पशन इन डिटरमाइनिंग एंटिटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट देयर, ठीक है। यूजिंग इनअप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट एजम्पशन, उसको यूज करने के पहले, लाइक वो जो इनअप्रोप्रिएट एजम्पशन है, ये जो रिस्क है, इसको अगर कम करना है तो ऑडिटर को ऑब्वियसली प्रोसेस स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम लोगों का सोचिए कि थ्योरी थ्योरी पार्ट, मतलब ऑडिट चैप्टर 11 थ्योरी है ऑब्वियसली, तो चैप्टर 11 का क्या आधा, लगभग 40% 30% पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी क्या है, अभी स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स और एसक्यूसी वन है। इसमें टोटल दो स्टैंडर्ड ऐसे, 210, 220 और एसक्यूसी वन है, ये दोनों लगभग सेम है, ये अलग है। देखते हैं। एस एस 210, तो मुझे पीडीएफ खोलने दीजिए, मैं स्टैंडर्ड का आपका देखिए, आप अगर इसमें जाएगा ना, क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे स्टैंडर्ड के पीडीएफ का, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, ठीक है, ये हो गया, रुकिए। 2 मिनट दीजिए, मैं बस अपना पीडीएफ खोल लूँ। ठीक है, ये एसे 210 है, इसका नाम क्या है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अभी ऑब्जेक्टिव क्या है ये स्टैंडर्ड का? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर
is to accept or continue an audit engagement only when the basis upon which it is to be performed has been agreed through establishing whether the preconditions for an audit are present. दूसरा क्या है? And confirming that there is a common understanding between the auditor and management, and where appropriate, TCWG of the terms of audit engagement. Audit engagement. ठीक है. Establishing whether the preconditions for an audit are present and confirming that there is a common understanding between the auditor and the management and where appropriate TCWG of the terms of. मतलब एक तो जो प्री कंडीशंस है, ठीक है, जो जो प्री कंडीशंस है वो मैं लिखाऊंगा अभी, वो सारे प्रेजेंट होना चाहिए. एंड कंफर्मिंग दैट देयर इज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिटर, मतलब जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है तो उसका कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ऑडिटर एंड मैनेजमेंट के साथ, एंड अगर जहां पे अप्रोप्रिएट हो वो दो चार्जेड गवर्नेंस के साथ. ठीक है. अभी प्री कंडीशंस क्या है? फॉर एन ऑडिट एज पर एस 220 टू 10, सॉरी, टू 10. क्या क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज, मे बी
defined as the used by management used by management of an acceptable FRF in the preparation of the financial statement of financial statement and agreement of management to the the premise on which an audit is conducted. An audit is conducted. ठीक है ये क्या डिफाइन मतलब इट मे बी डिफाइंड एज यूज बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल मतलब मैनेजमेंट एक्सेप्टेबल एफआरएफ को यूज कर रहा है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू द प्रीमाइस ऑन विच अन ऑडिट प्रीमाइस मतलब जिसके ऊपर बेस करके ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा है ठीक है अच्छा ये सोचिए ये जो प्री कंडीशंस है ये जो मतलब ये जो प्री कंडीशन एस्टेब्लिश है क्या नहीं इसको लेके ऑडिटर क्या करेगा मतलब इसको चेक करने के लिए इन ऑर्डर टू establish whether the preconditions for an auditor present, the auditor shall पहले तो डिटरमाइन करो डिटरमाइनिंग whether the जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल ठीक है एंड obtain the agreement of management the agreement of management that it acknowledges and understands its responsibility
अभी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो मैं लिखाऊंगा अभी जस्ट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी of in the agreement of the management that it acknowledges and understands its responsibility. ठीक है। अभी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? ये जो एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द statement accordance with the applicable definition, accordance with the applicable definition। ठीक है। दूसरा क्या है? फॉर सच इंटरनल कंट्रोल, फॉर सच internal controls as management considers, as management considers as management considers necessary to enable the preparation of financial statement, 2 minute preparation of necessary to enable the preparation of financial statement, obviously that are free from material misstatement, whether due to fraud and error, whether due to fraud or errors। ठीक है। और तीसरा क्या है? To provide the auditor with auditor with access all information, access to all information, sorry,
information, additional information, that the auditor may request from management. Unrestricted access to persons within the entity. Unrestricted access to persons within the entity. Within the entity. ठीक है. तो हम लोग लाइक मैनेजमेंट का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें. एक देखें कि डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एक्सेप्टेबल है. ऑब्टेनिंग द एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफर्ट. फॉर मेंटेनिंग सच कंट्रोल एज necessary to enable the preparation of financial statement, and the to provide the auditor with. To provide the कर दिया हम. पता नहीं क्या चल रहा है. To provide the auditor with access to all information, additional information, और unrestricted access to persons within the entity. ठीक है. ठीक है. तो ये है हम लोगों का प्री कंडीशन. अभी मतलब ऑडिटर क्या होता है. मतलब जब ऑडिट होता है, मतलब ऑडिट का जब बातचीत होता है ना, तो ऑडिटर क्या करता है. यह है एक ऑडिटर. ठीक है. यह है एक ऑडिटर. ऑडिटर क्या करता है. जो भी क्लाइंट है ना, जो भी क्लाइंट है उसको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजता है. ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजता है. और ये जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है ना, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है ना, इज सेंड बाय द ऑडिटर. नहीं, ये तो आप बोल दिया. जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है ना, वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है. इंक्लूड्स. एक है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट. ठीक है. मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव और स्कोप होगा. ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट.
एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल इफेक्ट। रुकिए रुकिए, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट है ना, उसके ऊपर रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ये भूल गया था। जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट है, ये रहेगा इसका, इधर होगा पुट्टी, इधर होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिलिटीज ऑफ ऑडिटर। और क्या रहेगा? रेफरेंस टू द expected form and content of any report to be issued by the auditor. Reference to the expected form and content of any report to be issued by the auditor. ठीक है। एंड ए स्टेटमेंट, एंड एक तो मतलब जो एक्सपेक्टेड ऑडिट रिपोर्ट है वो तो जाएगा लाइक अनमॉडिफाइड, यही तो एक्सपेक्ट होगा ना। एंड ए स्टेटमेंट that there may be circumstances that there may be circumstances in which a report may differ from from its expected form and content। ठीक है। रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट। ठीक है। ये हो गया हम लोगों का ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या होता है। अभी सोचिए, प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं हुआ तो व्हाट हैपन इफ प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट। फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट। पहले तो द ऑडिटर शैल
डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, मतलब पहले तो ये जो मैटर है ना, द मैटर विद मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के साथ बात करो। विद मैनेजमेंट, ठीक है। अनलेस रिक्वायर्ड बाय ऑडिटर टू डू सो, रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन, लॉज एंड रेगुलेशन, टू डू सो द ऑडिटर shall not accept the audit engagement, shall not accept the audit engagement। अभी ऑब्वियसली कौन कौन से टाइम पे नहीं होगा? if the auditor determines, प्री कंडीशंस क्या था? एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। फिर क्या? एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, कि टू प्रोवाइड विद ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ठीक है। if the auditor determined that the financial reporting framework is acceptable, is unacceptable, ठीक है। और दूसरा क्या है? with the agreement of management, if the agreement of management is not obtained, ठीक है। if the auditor determined that the financial reporting framework is unacceptable and if the agreement of management is not obtained। अभी ये तो हो गया, लाइक हम लोग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट देख लिए, ये सारे देख लिए, तो सारे देख लिए। अभी ऐसे भी तो कुछ कुछ केस हो सकता है ना, कि लाइक वो जो टर्म्स है वो चेंज हो सके, ठीक है। एक तो टर्म्स ऐसा तो नहीं है कि भाई वो डिजिट हो गया, कि वो भाई वो तुम्हें पत्थर की लकीर है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अब वो कोई टर्म्स चेंज ही नहीं हो सकता, आप सालों साल ऑडिट करते जा रहे हो, कोई टर्म्स चेंज ही नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन उसके लिए रीजनेबल जस्टिफिकेशन तो चाहिए, कि ये जो टर्म्स है आप क्यों चेंज करो, ऐसे मन में आया अचानक से चेंज कर दे, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो क्या है? रीजनेबल जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन फॉर ए रिक्वेस्ट
फ्रॉम एंटिटी, ये याद रखना, फ्रॉम एंटिटी टू चेंज, फ्रॉम एंटिटी, ठीक है, फ्रॉम एंटिटी टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्या है, हो सकता है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। ये क्या हो सकता है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, दूसरा क्या है, मैनेजमेंट is of the opinion that the auditor misunderstanding the term। मतलब जो अगर मैनेजमेंट को लगा कि ऑडिटर ही जो है वो जो टर्म्स है उसको गलत समझ रहा है। और क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट, अगर कोई मतलब मैनेजमेंट से रिस्ट्रिक्शन लगाया गया ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट, ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिटर। मतलब अगर सोचिए कि ऑडिटर के ऊपर स्कोप लगाया जा रहा है कुछ कि ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली ऑडिटर वो टर्म्स को चेंज करेगा या फिर एंटिटी को बोलेगा कि भाई चेंज करो, ठीक है। तो क्या है, चेंजेस में मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द ऑडिटर मिसअंडरस्टैंडिंग द टर्म्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन होगा, अभी ये तो हो गया ऐसा, मतलब रीजनेबल जस्टिफिकेशन, ठीक है। अभी क्या है कि रिकरिंग ऑडिट होता है, आप कंपनी लॉ में पढ़े होगी 5 साल तक आपका ऑडिट चल सकता है, मतलब एक ही कंपनी लगातार 5 साल तक ऑडिट, एक ही कंपनी का, मतलब अगर सोचिए जियो का ऑडिट अगर एबीसी एसोसिएट कर रहा है तो वो 5 साल तक कर कर पाएगा। और अभी अगर फर्म हुआ तो भाई 10 साल है, ठीक है। कूलिंग पीरियड फिर दो दो टर्म के लिए कर पाएगा, ठीक है, फिर कूलिंग पीरियड आ जाएगा। तो जो रिकरिंग ऑडिट होता है ना, इसमें क्या होता है कि एक टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बन जाता है, उसको ही बार बार यूज किया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ कुछ टाइम ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ सरकमटेंसेस हो जाए जहां पे या तो रिवाइज करना पड़े टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को, या फिर उसको याद दिलाना पड़े एंटिटी को, ठीक है, कि भाई ये सारे टर्म्स है, ठीक। वो सारे क्या है, फैक्टर्स विच कैन मेक इट appropriate appropriate to revise the terms of audit, revise the terms of audit engagement or to remind the entity or to remind the entity of existing terms, मतलब जो existing term है उसको एंटिटी को रिमाइंड कराना पड़े।
ये कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आता है एग्जाम्स पे। सभी कुछ आता है भाई। और अभी तो आईसीआई ऐसा है कि वो कुछ भी पूछता है। ठीक है, तो हर चीज पर क्या है ना, एनी इंडिकेशन। एक तो आप देख लिए कि मतलब जो रीजनेबल जस्टिफिकेशन था, अगर कुछ चेंजेस मतलब फॉर ए रिक्वेस्ट फॉर्म, मतलब अगर एंटिटी कुछ रिक्वेस्ट किया, रीजनेबल जस्टिफिकेशन, मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द ऑडिटर इज मिस। ऐसा भी तो हो सकता है कि एंटिटी मिसअंडरस्टूड करे। एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी misunderstands misunderstands the objective and scope of the audit. The objective and scope of the audit. ठीक है। अगर कोई रिवाइज या स्पेशल टर्म, एनी रिवाइज और स्पेशल टर्म of audit engagement a recent change from a recent change in senior management of senior management. Fourth है a significant change, a significant change in ownership. Fifth क्या है? A significant change, a significant change in nature or size of the in nature or size of the entity or size of the entity. This business. Sixth है a change in legal or regulatory requirement. ठीक है। तो क्या क्या, any indication that entity misunderstands the objective and scope of the audit, any revised or special terms of audit engagement, a recent change in senior management, a significant change in ownership, significant change in nature or size of the entity, and change in लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है। ये सारी चीज हो अगर होगा तो हम लोग या तो जो टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग है वो याद दिला सकते हैं एंटिटी को, या फिर हम लोग चेंज कर सकते हैं।
अभी ये नोट्स लिखिए। नोट्स भी इम्पोर्टेंट है। इफ द ऑडिटर concludes that there is a reasonable justification, a reasonable justification after assessing any legal or contractual any legal or contractual implication to change the audit engagement to a review or a related service, the audit work performed to the date of change, date of change may be relevant to the change engagement. To the change engagement. ठीक है। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि जैसे सोचिए कि मेरा आप ऑडिट कर रहे थे। सोचिए कि 10 अप्रैल तक आप ऑडिट किए तो उसका बाद कुछ ऐसा सरकमस्टेंसेस आया कि आपको टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग में चेंज करना पड़े। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आप जो 10 अप्रैल तक ऑडिट किए हो ना, तो उसमें जो जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हो अभी तक के लिए, तो ऑलरेडी आप मतलब ऐसा वर्क कर चुके हो जो दूसरे जो आप जो दूसरा ऑडिट रिपोर्ट मतलब जैसे रिव्यू हो गया, फिर रिलेटेड सर्विस हो गया, रिव्यू एंगेजमेंट हो गया, रिलेटेड सर्विस हो गया, उसमें काम आ सकता है, तो आप यूज करो उसको। ऑब्वियसली वो रिलेवेंट हो सकता है जो चेंज एंगेजमेंट है उसके लिए। However, the work required the work required to be performed and the report
To be issued. To be, report to be issued. To be issued would be those appropriate to the revised engagement. Appropriate to the revised engagement. ठीक है, मतलब जो भी आप ऑडिट परफॉर्म किए हो वो शुड बी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इसके किसके लिए, जो रिवाइज एंगेजमेंट है उसके लिए. इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग द रीडर, मतलब जो भी ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ेगा, अवॉइड कंफ्यूजिंग द रीडर, द रिपोर्ट और रिलेटेड सर्विस would not include reference to would not include reference to किस चीज का, द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट और any procedures, any procedures that may have been may have been performed in the original audit engagement, except where except where the audit engagement is changed to an engagement to undertake
agreed upon procedures and thus refers to the procedures performed and is a normal part of is a normal part of the report. ठीक है. Any procedure that may have been performed in the original audit engagement and except where the audit engagement is changed to an engagement to undertake agreed upon procedures, thus refers to the procedure performed is a normal part of the report. ठीक है. मतलब इधर क्या बोला गया है कि मतलब कंफ्यूज नहीं करने के लिए जो रीडर है वो मतलब दो चीजों का डिफरेंस नहीं देगा. एक तो ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट और एनी प्रोसीजर जो ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म किया गया. एक्सेप्ट अगर कुछ प्रोसीजर जो कि जो रिवाइज जो एंगेजमेंट बना है उसमें अगर काम किया गया ऑब्वियसली वो तो नॉर्मल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट होगा ना. तो इसीलिए जैसे कि सोचिए कि आप फ्राइड राइस बना रहे. ठीक है. लेकिन आपको आपका पहला था कि बिरयानी बनाएंगे. फिर अचानक से हुआ कि आप फ्राइड राइस बनाना है. अभी बिरयानी में क्या है कि आप नॉर्मल चावल तो सेम ही है ना. बासमती चावल है दोनों के लिए. तो वो बोला जा रहा है कि आप जो बासमती चावल बनाए तो वो है नॉर्मल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट क्योंकि फ्राइड राइस में भी मेरे को बासमती चावल लगेगा और जो बिरयानी बनेगा वो भी बासमती चावल का बनाएगा. तो इसीलिए लाइक बासमती चावल नॉर्मल पार्ट ऑफ द एंगेज रिपोर्ट है. लेकिन जो आप जब किसी को दोगे ना वो मत बोलिएगा कि मैं बिरयानी बनाने जा रहा था मैं फ्राइड राइस बना दिया. ठीक है. या फिर उन्होंने बोला इसलिए फ्राइड राइस. आप बोलना कि आप अलग से ही फ्राइड राइस ही बनाए हो. तो ये अच्छा लगता है. ठीक है. तो कंफ्यूज नहीं होता है कि आप पहले बोलोगे नहीं पहले बिरयानी बनाने गया था फिर मैं फ्राइड राइस बनाना इसीलिए. ठीक है. अभी सोचिए कि ये तो हो गया हम लोगों का मतलब बहुत चीजें कि भाई मतलब अगर मतलब एक ऑडिट एंगेजमेंट दूसरा ऑडिट एंगेजमेंट गया या फिर लोअर लेवल ऑफ एंगेजमेंट में एश्योरेंस में गया. ठीक है. अगर सोचिए कि मैनेजमेंट भी वो पहले लिख दीजिए रिकोर्स अवेलेबल मतलब मैनेजमेंट भी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को लाइक प्रॉपरली फॉलो नहीं किया या फिर एग्री नहीं किया. ठीक है. या फिर जो परमिशन देना चाहिए था वो सारे नहीं दिए. ठीक है. रिकोर्स अवेलेबल टू ऑडिटर इन सिचुएशन recourse available to auditors in situation of non-agreement. Recourse available to auditors in situation of non-agreement
टू ए चेंज। चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मतलब अगर सोचिए कि अगर कुछ चेंज हुआ, मतलब जो कि नॉन है, मतलब जो चेंजेस है वो मैनेजमेंट ने मना करा। एंड लैक ऑफ मैनेजमेंट नहीं, मतलब सोचिए कि इसने क्या बोलते हैं, ऑडिटर ने मना कर दिया, लाइक ऐसा कुछ चेंजेस बोला जा रहा है कि वो नहीं कर सकता, या फिर जो परमिशन देना चाहिए, लैक ऑफ परमिशन फ्रॉम मैनेजमेंट टू कंटिन्यू ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, टू कंटिन्यू ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट। तो क्या करना है? ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। तब क्या करना है? एक तो है, पहले तो विथड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब भाई छोड़ के भागो, क्योंकि फंसे, अगर कुछ गलत हुआ तो ऑब्वियसली फंसोगे तुम ही, मतलब ऑडिटर ही फंसेगा ऑब्वियसली। ऑडिटर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था ऑडिट करने का। विथड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल, ठीक है। मतलब कहीं भी पॉसिबल हुआ भाई भाग जाओ। अंदर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, अंदर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है। दूसरा क्या है? डिटरमाइन, डिटरमाइन whether there is any obligation, obligation either contractual or otherwise to report the circumstances to other parties। अदर पार्टीज क्या क्या हो सकते हैं? सच एज दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ओनर्स हो गए, या फिर रेगुलेटर्स हो गए। रेगुलेटर्स मतलब रेगुलेटर, वो पंखा वाला रेगुलेटर नहीं। मतलब जो बैंकिंग रेगुलेशन, जैसा अगर बैंकिंग का कुछ हुआ तो आरबीआई, जो जो रेगुलेटरी बॉडी है वो सारे, ठीक है। एक तो आप जल्दी से भागो उधर से, विथड्रॉ फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट, एंड अगर एनी ऑब्लिगेशन है वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और अदरवाइज टू रिपोर्ट द सर्कमस्टेंस टू अदर पार्टी, तो रिपोर्ट करो सीसीडब्ल्यूजी को, या फिर ओनर को, या फिर रेगुलेटर को, ठीक है। तो आज
हम लोग ने किए ऐसे 230, ऐसे 210 230 तो बस किए, ऐसे 210। ठीक है। आज और नहीं करते। कल हम लोग ऐसे 220 करेंगे, या फिर SQC 1 करेंगे कल हम लोग। और उसके बाद ऐसे 220। बाई।